आर्यन खान ड्रग्स मामले में सीबीआई बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, उनके बेटे आर्यन खान और मैनेजर पूजा डडलानी का बयान दर्ज करने की तैयारी रही है। आने वाले दिनों में बयान दर्ज हो सकता है। एनसीबी विजिलेंस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए उनके पिता शाहरुख खान से 20 करोड़ रुपए मांग गए थे। बाद में ये सौदा 18 करोड़ रुपए में तय हुआ था। पहली किस्त के तौर पर 50 लाख रुपए लिए गए थे। एनसीबी के इस मामले में आर्यन खान को क्लीन चिट दे चुकी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कार्डिलिया क्रूज जहाज पर 2021 में नशीले पदार्थ मिलने से जुड़े रिश्वतखोरी के एक मामले में आरोपी सैनावली उर्फ सैम डिसूजा ने मंगलवार को पूछताछ की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने डिसूजा को पूछे तो पिछले सप्ताह तीसरा नोटिस दिया था, जिसमें उससे पूछताछ के लिए सीबीआई के दिल्ली स्थित कार्यालय में पेश होने के कहा गया था। उसने 12 मई को एजेंसी द्वारा दर्ज मामले में सीबीआई ने अभी तक पूछताछ नहीं की थी। डिसूजा सीबीआई का प्राथमिकी में आरोपी संख्या 5 के रूप में सूचीबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर वीडियो सम्मेलन के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज योग एक वैश्विक आंदोलन बना है, यह पूरे संसार को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय समय के अनुसार शाम करीब 5:30 बजे संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में जो योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है। पीएम ने कहा कि 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव आया, तब रिकॉर्ड देशों ने इसका समर्थन किया था। तभी से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशियन रिंग ऑफ योगा ने और विशेष बना दिया है। इसका विचार योग के विचार और समृद्धि के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को उड़ीसा के महानगा का दौरा किया, जहां हाल में 3 ट्रेन से जुड़ी दुर्घटना में 292 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की। राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर आए वैष्णव बालासोर जिले के महानगा गए और उन लोगों से मिले जिन्होंने 2 जून को दुर्घटना के तुरंत बाद बचाव और राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। मंत्री ने कुछ स्थानीय लोगों को सम्मानित भी किया। वैष्णव ने कहा कि महानगा के विकास के लिए उसकी संसाध निधि से 1 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए रेलवे की कोष से 1 करोड़ रुपए जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा, रेल हादसे के बाद जिस तरह से महानगा के लोगों ने बचाव अभियान में मदद की, वह वाकई काबिले तारीफ है। मैं यहाँ उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने आया हूँ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। पीएम के इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर लोगों को गजब का उत्साह देखने को मिला। लोगों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगाए। भारतीय समुदाय के कुछ सदस्य होटल के बाहर भी पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए खड़े देखे गए। शहर में जगह जगह लोग जमा हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहा जाने वाला अमेरिका 22 जून को रेड कार्पेट बिछाएंगे और इसी के साथ पीएम मोदी दुनिया के तीसरे नेता बन जाएंगे जिन्हें मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह सम्मान दिया। जो बाइडेन ने इससे पहले फ्रांस का इमानुएल मैक्रोन का दक्षिण कोरिया के यून सुक योआल की राजकीय यात्रा और भोज के लिए आमंत्रित किया है। अमेरिका की ओर से यह स्वच्छ राजनीतिक स्वागत आमतौर पर केवल निकटतम सहयोगियों को ही दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान के तहत जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, यूपी लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सपा नेता अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। भूपेंद्र चौधरी ने सपा सांसद
डॉक्टर एसटी हसन के अखिलेश यादव को 2024 में प्रधानमंत्री बनने के दावे पर कहा कि सपने देखने का अधिकार सभी को है, इसमें कोई बुराई नहीं है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी 400 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया था। वहीं लोकसभा के लिए प्रत्याशी चयन के सवाल पर चौधरी ने कहा कि हमारे यहाँ प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है, एक निश्चित समय अवधि में ही हम प्रत्याशी घोषित करेंगे, लेकिन प्रत्याशी नहीं, हमारी पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश की कमजोर विधानसभाओं का दौरा कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बाद अब राघोगढ़ विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन अब सिंह मालवा के दौरा पर है। वे इंदौर और उज्जैन के प्रभारी भी बने गए हैं, यानी कांग्रेस की डुबती नौइया के पार लगाने का काम अब उन्हें सौंपा गया है, इसलिए वे इंदौर की सभी विधानसभाओं के दौरे शुरू कर रहे हैं। जयवर्धन के दौरे से पहले आपको बता दें कि महज एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के बीजेपी नेताओं को भोपाल बुलाया था और बैठक की थी। सीएम ने कहा था कि इंदौर की सियासी हलचल पूरे मलावा का सियासी समीकरण बदलने की क्षमता रखती है। मुख्यमंत्री के इस बात के कहने का मायने कांग्रेस भी समझती है और इसलिए मालवा निमाड़ मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा बदलने का मदा रखता है। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीना ने जयपुर में अशोकनगर थाने के सामने योग किया है। वो वहां मंगलवार से ही धरना दे रहे हैं। जयपुर में बुधवार सुबह से ही बारिश की वजह से कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया। मीना राजस्थान में जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में कथित फर्जीवाड़े और घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। इसकी जांच की मांग को लेकर उन्होंने मंगलवार को सचिवालय में पहले एडिशनल सीवीसी के शिकायत की। उसके बाद एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो अशोकनगर थाने पहुंचे। एफआईआर दर्ज न होने पर उन्होंने पुलिस थाने के सामने ही धरना देना शुरू कर दिया। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं हमारे यहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है। मैं केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के सेक्शन 17 के उल्लंघन का मामला दर्ज कराने अशोकनगर थाना आया था, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो अब धरने पर बैठा हूँ। विप्लव बजारिया और फिर मनीष कायंदे के उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होते ही उद्धव ठाकरे की पार्टी सीटों के मामले में पिछड़ते हुई नजर आ रही है। सीटों के मामले में अब एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक ही कतर में खड़े हैं। शिंदे की शिवसेना में पहले विप्लव बजारिया की फिर मनीष कायंदे की एंट्री से शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट की सीटें कम हो गई। ठाकरे गुट के विधायक की संख्या अब 9 रह गई है, वहीं एनसीपी के विधायकों की संख्या भी 9 है। ठाकरे गुट के अबनदास दानवे वर्तमान में विधान परिषद में विपक्षी के नेता है। अगर एनसीपी दावा करती है तो उनका पद जा सकता है। एक तरफ अजित पवार विधान परिषद में विपक्ष के नेता है, यानी यह पद एनसीपी के पास है। आप अगर एनसीपी विधान परिषद में विपक्ष के नेता का दावा करती है तो ठाकरे समूह की मुश्किलें बढ़ सकती है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 30 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की मोदी सरकार के खिलाफ प्रतिवादित बैठक के पहले एक चिट्ठी लिखी है। दिल्ली के सीएम ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं से अपील की है कि बिहार में होने वाली बैठक में दिल्ली अध्यादेश को मानसून सत्र के दौरान संसद में गिराने की मसले पर सबसे पहले चर्चा हो। सीएम ने कहा कि दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है, यह सफल हुआ था। केंद्र सरकार देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरह का अध्यादेश लाकर राज्य सरकार का अधिकार छीन सकती। वह दिन दूर नहीं जब पीएम 33 राज्यपाल और एलजी के माध्यम से सभी राज्य सरकारें चलाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं को लिखी चिट्ठी में कहा कि अपने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के लोगों का साथ देने का निर्णय लिया। इसके लिए आपका तहे के शुक्रिया। मैंने इस विषय की तह तक जाकर अध्ययन दिया है। अध्यादेश को लेकर यह समझ बनाना गलत होगा कि ऐसा अध्यादेश सिर्फ दिल्ली के संदर्भ में ही लाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली अध्यादेशी राज्य है। समाजवादी सूची में दिए गए किसी भी विषय के सारे अधिकार इसी तरह के अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार किसी भी पूर्ण राज्य से भी छीन सकती है। केंद्र सरकार ऐसे ही अध्यादेश लाकर किसी भी पूर्ण राज्य के बिजली, शिक्षा, व्यापार आदि विषयों पर से पूर्ण रूप से उसका अधिकार छीन सकती है।